Hi everyone, today I am here to discuss about the most important topic which is ECG. So this video is gonna be most important for all of you who are practicing for your next exam, and don't forget to hit the subscribe button because I will gonna simplify all the topics of medicine and surgery in my next videos. So without any delay, let's start the video. So at first, when we are talking about ECG, then we have to first relate it with the clinical settings. Like when we are applying the ECG machine, then we are using the leads. So there are mainly three types of leads. So please note it down, which is, so at first limb lead, then आता है हमारा augmented leads, देन आता है हमारा चेस्ट लीड. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट लीड्स. सो लिम्ब लीड जो आप लोगों को पता है कि हमारा जो दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड का हैंड में लगाते हैं एंड राइट एंड लेफ्ट साइड के पैर में लगाते हैं, वो देयर आर डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सेटिंग. सो आफ्टर दैट देयर इज ऑगमेंटेड लीड जो कि है AVL, AVR, AVF. उसके बाद हमारा आता है जो कि चेस्ट लीड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चेस्ट लीड में हमारा 6 लीड्स आता है. तो वो क्या है, चलो देखते हैं. तो चेस्ट लीड में सबसे पहले आता है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6. तो अब ये लीड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करती है, तो विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो V1 जो लीड है वो राइट साइड में हमारा जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें प्लेस किया जाता है. जो हमारा स्टारनम है वो आपको कैसे देखना है कि हमारा जो क्लेविकल है इसको ऐसे मेजर करना है, ऐसे. ठीक है, तो क्लेविकल के बाद हमारा आता है फर्स्ट रिब. तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिब के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस. ऐसे करके हमें काउंट करना है. एंड राइट साइड में स्टारनम की राइट बॉर्डर के साइड में हमें देखना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, एंड वहां पर प्लेस करना है V1 लीड. एंड उसके बाद जस्ट उसके ऑपोजिट में हमें प्लेस करना है V2 लीड. सो V2 लीड के लिए हमारा आएगा लेफ्ट साइड में जो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. तो लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा अटैच करना पड़ता है V2 लीड. इसके बाद वी विल स्किप द V3 लीड. व्हाई, बिकॉज वी विल एट फर्स्ट अटैच द V4 लीड. तो V4 लीड कहाँ अटैच करेंगे, V4 लीड को हम लेफ्ट साइड में, अब बाकी जो सारे लीड्स आएंगे वो ना लेफ्ट साइड में अटैच होंगे. तो कहाँ पर अटैच होंगे, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन. तो ये हमारा क्लेविकल है जो हमारा कॉलर बोन है ना. तो मिड क्लेविकल में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारा लेफ्ट साइड में अटैच होगा जो है V4 लीड. ठीक है, तो अब हमारा बाकी रह गया V3 लीड. तो वो कहाँ पर अटैच होगा, V2 एंड V4 लीड के जो एंगल करेंगे हम, वो लाइन ज्वाइन करेंगे बिटवीन दिस टू पॉइंट, एंड उसके बाद उसके मिड पॉइंट में हम अटैच करेंगे V3. तो इन द मिडिल, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ V2 एंड V4. उसके बाद हमारा जो आता है V5 लीड. तो V5 लीड को हम अटैच करेंगे लेफ्ट साइड में ही. कहाँ अटैच करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, बट इसको अटैच करेंगे हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे. एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे अटैच करेंगे V5 को, एंड इसको तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे अटैच करेंगे, क्लेविकुलर लाइन पे अटैच करेंगे. अब हमारा आता है V6 लीड, विच इज द लास्ट मोस्ट लीड. ठीक है, तो उसको कहाँ अटैच करेंगे, उसको भी हम लेफ्ट साइड में ही अटैच करेंगे, बट कहाँ अटैच करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जहां पर होगा मिड एक्सिलरी लाइन. ठीक है, तो मिड एक्सिलरी लाइन पे हम ये सब लीड अटैच करेंगे. तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज तुम्हें जब ECG को कैलकुलेट करना होगा और ECG को इंटरप्रेट करना होगा, तब कहीं ना कहीं जो ECG के लाइंस है जो वो पेपर में आता है ग्राफ में, तो उस पे जो लीड्स है मेनली उस पे फोकस करना है. एंड कौन से लीड पे फोकस करना है, तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट जो लीड है V2 लीड. तो V2 लीड में मेनली फोकस करके जो ECG का ग्राफ है वो बनाया जाता है. अब हमें पता करना है जो ECG आते हैं
जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में देखते हैं ना, जो उसमें वेव्स आता है, तो वेव्स कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो वो वेव मेनली हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण जनरेट होती है। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन सी वेव कौन कौन सी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जनरेट होती है। पहले आई विल ड्रॉ द हार्ट एंड प्लीज देयर इज अ जेंटल रिमाइंडर, डोंट जज मी अकॉर्डिंग टू माई ड्रॉइंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हार्ट ड्रॉ करूंगी। तो ये है हमारा हार्ट के एट्रियम एंड इसके बाद हमारा आता है जो है वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये है हमारा हार्ट। तो इसके बाद हमें ये पता करना है सबसे पहले हार्ट के पेसमेकर्स के बारे में। तो पेसमेकर्स क्या होता है, जो कि कुछ करंट जेनरेट एंड कंडक्ट करते हैं थ्रू द हार्ट मसल्स फॉर द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हमारा हार्ट का जो डोमिनेंट पेसमेकर है वो है एसए नोड। तो चलो देखते हैं वो कहाँ है। तो राइट एट्रियम में हम सबको पता है, ये जो राइट एट्रियम है तो इसमें हमारा है ये एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड सबसे पहले हमारा है कि डोमिनेंट पेसमेकर। तो प्लीज नोट इट डाउन कि एसए नोड इज आवर डोमिनेंट और द हेड पेसमेकर who will decide all the conductivity of the heart, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एसए नोड तो करंट जेनरेट करता है। तो कैसे जेनरेट करता है, एसए नोड राइट एट्रियम में जाता है एसए नोड से करंट एंड जब जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो अब कुछ तो फाइबर होगा कि राइट एट्रियम में जो एसए नोड है उससे हमारा लेफ्ट एट्रियम में करंट जा रही है। सो द नेम ऑफ द फाइबर इज बैकमैन्स बंडल। तो यहाँ पर हमारा होता है जो है कि बैकमैन BACHMANN। तो बैकमैन बंडल हमारा होता है जिससे एसए नोड से लेफ्ट एट्रियम में करंट कंडक्ट होता है। उसके बाद करंट कहाँ आता है, जो है हमारे एबी नोड में आता है। तो एबी नोड कहाँ होता है, ये जो जंक्शन है आर्टरी और वेंट्रिकल में, तो ये है एबी नोड। तो एबी नोड में करंट आता है। अब एबी नोड में करंट कैसे जाता है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद करना पड़ेगा कि एवी नोड में ना वेगस नर्व होता है। तो वेगस नर्व सबको स्लो कर देता है जो कंडक्शन है। तो एवी नोड में जब करंट जाता है, तो ये मैं डॉटेड दिखा रही हूँ, ठीक है। तो डॉटेड करंट जा रही है मतलब ये करंट स्लो है। तो कितना स्लो है, तो एवी नोड में जब करंट जाएगा वो स्लो है 0.1 सेकेंड के लिए। इसलिए एवी नोड को बोलता है गेटकीपर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो एवी नोड को क्या बोलता है, गेटकीपर ऑफ द हार्ट, बिकॉज एवी नोड ये मेंटेन करता है ताकि एसए नोड में जो करंट जनरेट हुई है वो अचानक से जल्दी से वेंट्रिकल में ना जा पाए एंड वेंट्रिकुलर हाइपर कंट्रक्टिविटी ना हो सके, ठीक है। इसलिए एवी नोड यहाँ पर है जो हमारे हार्ट में नेचुरली है एंड जो गेटकीपर ऑफ द हार्ट है, ठीक है। तो एवी नोड में जब आते हैं तब हमारा हार्ट रिदम और रेट जो भी आप बोलो वो स्लो हो जाता है एंड कितना स्लो हो जाता है, वो 0.1 सेकेंड स्लो हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवी नोडल डिले, ठीक है। एवी नोडल डिले। तो इसमें जब जाता है करंट तो ये स्लो हो जाता है। इसके बाद एवी नोड से कहाँ करंट जाएगा, तो एवी नोड तो हमारे हार्ट के जो है एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो है उसके जंक्शन में है। तो उसके बाद हमारा वेंट्रिकल में ये देखो जो हमारा एक है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है। तो वो उसके बाद वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में एवी नोड से करंट जाएगा। तो इस पे क्या है, इसमें है बंडल ब्रांच, ठीक है। तो बंडल ब्रांच के दोनों फेसिया होते हैं, जो एक जो लेफ्ट साइड की तरफ जाती है लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड जो राइट साइड की तरफ जाती है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। जो हमारा डिजीज होता है ना लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एंड मैं वो भी धीरे धीरे आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो बंडल ब्रांच है उससे हमारा छोटा छोटा फाइबर्स आते हैं। क्या आते हैं, फाइबर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्किंजी फाइबर। तो पार्किंजी फाइबर याद रखना कि फर्स्टेड कंट्रक्टिविटी करता है हार्ट में, ठीक है। तो उसमें फर्स्टेस्ट करंट जाता है, बट द डोमिनेंट पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज एसए नोड। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़े, जो आप ऐसे देख सकते हो मेरे जो हार्ट की जो डायग्राम मैंने बनाई है, तो हार्ट में 4 पेसमेकर है। यस, देयर इज 4 पेसमेकर इन आवर हार्ट व्हिच इज एसए नोड, एवी नोड, बंडल ब्रांच एंड पार्किंजी फाइबर, ठीक है। तो इसके बाद हमको ये जानना है कि ये जो फाइबर्स है एंड ये जो करंट हमारा जेनरेट होती है तो इससे हमारा क्या क्या वेव बनती है जो ईसीजी में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एसए नोड प्लीज राइट इट डाउन कि हमारा ईसीजी का जो पी वेव है वो एसए नोड के कारण बनता है।
तो पी वेव क्या सिग्निफाई करता है? एट्रियल कंट्रैक्शन। जो ऐसे नोड है जो हमारा यहाँ पर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, जो करंट कंडक्ट करता है, तो उससे हमारा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ कंट्रैक्ट होता है, इसलिए हमारा जो जेनरेट होता है वो है पी वेव। एंड पी वेव का जो है तो स्ट्रक्चर हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो पी वेव का स्ट्रक्चर में हमारा है वो आएगा लेस देन 120 मिलीसेकेंड और 3 छोटा बॉक्स। जो हमारा ईसीजी होता है ना, वो जो एक बड़ा बॉक्स होता है ईसीजी में, वो बिग बॉक्स के अंदर हमारा ईसीजी में 5 स्मॉल बॉक्स होता है, ठीक है। तो एक बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं एंड एक जो स्मॉल बॉक्स है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड रिमेंबर दिस, ठीक है। बट ये हमको जो करना है कन्वर्ट करना है जो राउंड फिगर में, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि 40 मिलीसेकेंड, ठीक है, जो एक छोटा बॉक्स है। एंड छोटा बॉक्स का जो सर स्क्वायर होता है ना, तो छोटा बॉक्स का जो हाइट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर, तो जो विड्थ है वो भी 1 मिलीमीटर होगा, जैसे कि एक स्क्वायर है। उसके बाद हमारा आता है कि ये तो 40 मिलीसेकेंड है, तो इसमें तो 5 छोटा बॉक्स है, तो 5 स्मॉल बॉक्स को लेकर एक बिग बॉक्स हो रही है, तो हमारा 40 इंटू 5 इसमें आ जाएगा हमारा 200 मिलीसेकेंड। तो एक बिग बॉक्स की जो ड्यूरेशन है वो हमारा 200 मिलीसेकेंड है, ठीक है। एंड एक स्मॉल बॉक्स की जो ड्यूरेशन है 40 मिलीसेकेंड है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि पी जो है पी वेव लेस देन 120 मिलीसेकेंड है, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? 120 बाई 40 तो 3 आता है ना, तो हमारा जो पी वेव नॉर्मल है तुम्हारा हमारा जो हम सब जो हेल्दी पीपल है उसके जो पी वेव आएंगे तो वो 3 छोटा बॉक्स में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये प्रोलॉन्ग है, अगर इसका हाइट थोड़ा इंक्रीज्ड है, तो इसमें दिक्कत है, व्हिच इज द साइन ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। तो इसका हाइट अब नॉर्मल कौन सी है? तो इसका हाइट है लेस देन 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो एक छोटा बॉक्स है उसका हाइट है 1 मिलीमीटर एंड पी वेव जो है हमारा उसका नॉर्मल हाइट है लेस देन 2.5 मिलीमीटर। तो हमारा पी बॉक्स 2 छोटा बॉक्स के हाइट में फिट हो जानी चाहिए, तो ये नॉर्मल बुलाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है एसे नोड से हमारा आता है करंट, कहाँ आता है? एवी नोड में। एवी नोड में जब करंट आता है वो ना स्लो आता है, क्योंकि वहां पर वेगस नर्व है एंड एवी नोडल डिले हो जाता है 0.1 सेकेंड के लिए। तो एवी नोड में जब करंट आता है तो उसमें जो डिले होता है उसके लिए ईसीजी में क्या आता है? वेव। तो उसके लिए ये जो पी वेव है ना, पी तो एसे नोड के एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से है, इसके बाद आता है क्यू आर एस एंड टी, क्यू आर एस एंड टी वेव, ठीक है। तो इसमें जो पी आर इंटरवल होता है वो ए भी नोड के लिए होता है, ठीक है, पी आर इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है जो पी एंड क्यू के बीच के गैप है। तो मैं तुमको बोल रही हूँ कि पी आर इंटरवल, तुम एग्जाम में क्या करके आ रही हो? पी एंड आर के बीच के गैप, जो अल्फाबेटिकली तुम्हें लग रहा है, बट यू आर डेफिनेटली रॉन्ग इन दिस। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो तुम्हें क्या करना है? अगर बोलते हैं पी आर इंटरवल, तब तुम्हें क्या देखना है? स्टार्टिंग ऑफ पी से लेकर स्टार्टिंग ऑफ क्यू, ये जो इंटरवल है ये है पी आर इंटरवल, जहां पर एट्रिया कंट्रैक्शन होने के बाद जो स्लोनेस आता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एवी नोड में करंट चला गया है, एवी नोड में वेगस नर्व है, इसलिए एवी नोडल डिले हो रही है, इसलिए ईसीजी में जो वेव फॉर्म हो रही है वो है पी आर इंटरवल, जो कि स्टार्टिंग ऑफ पी से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव तक है। अब हमारा जो मैंने तुमको बोला कि पी वेव का जो ड्यूरेशन है 120 लेस देन 120 मिलीसेकेंड, तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि पी आर वेव का जो इंटरवल है वो तो डेफिनेटली 120 से ज्यादा ही होगा ना, तो वो नॉर्मल कैसा है कि 120 से लेके 200 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो ये है नॉर्मल पी आर इंटरवल है, उसका ड्यूरेशन, ठीक है। वो क्या हो रही है? एवी नोडल डिले के वजह से। अब एवी नोडल डिले के बाद आता है जो बंडल ब्रांच में करंट जाता है। तो कैसे जाता है? देखो यहाँ पर मैंने बताई तुमको, ये है बंडल ब्रांच, इसका ये लेफ्ट फेसिया, इसका ये राइट फेसिया, एंड इसके बाद हमारा जो आता है पार्किंजी फाइबर, ठीक है। तो पार्किंजी फाइबर हो गया फर्स्ट कंडक्टिविटी करता है, एसे नोड हो गया जो डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब
इससे जब बंडल ब्रांच में करंट जाता है तब हमारा क्या फॉर्म होता है, तभी हमारा क्यू वेव फॉर्म होता है जब बंडल ब्रांच में करंट जाता है। इसलिए क्यू वेव को क्या बोलता है, सेप्टल एक्टिवेशन, क्यू सेप्टल एक्टिवेशन आप बोलता है। अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए कि क्यूआरएस वेव को क्या बोलता है, तब तुम बोलना कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही है। अगर तुम्हें बोलता है कि क्यू वेव को क्या बोलता है, तब तुम्हें बोलना सेप्टल एक्टिवेशन। क्यों, क्योंकि ऐसे नोट से बन गया पी वेव, है ना, एवी नोट से बन गया हमारा पी आर इंटरवल, जो कि स्टार्टिंग ऑफ पी से लेके स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव तक है। उसके बाद हमारा आता है जो बंडल ब्रांच में तो वेव जाता है ना, तो बंडल ब्रांच कहाँ है, ये तो है ना वेंट्रिकल में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो सेप्टम में है बंडल ब्रांच एंड उसमें करंट जा रही है, तो बंडल ब्रांच एक्टिव हो रही है, तो सेप्टल एक्टिवेशन। इसलिए क्यू वेव को हम बोलते हैं सेप्टल एक्टिवेशन, जहां पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट जा रही है। ठीक है, अब सेप्टल एक्टिवेशन हो गया, इसके लिए हमारा बन गया क्यू वेव। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगा, तो कैसे होगा, जैसे देखो मैंने ये ड्रॉ, इसमें पार्किंजी फाइबर है, तो करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से आके पार्किंजी फाइबर की तरह ऐसे जा रही है, तो करंट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम जो है अंदर से बाहर जाता है। एंड्रोकार्डियम जो हार्ट की अंदर की मसल है, उससे पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर मसल है, वो एंडोकार्डियम से लेके पेरिकार्डियम तक जा रही है। एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के टाइम करंट बाहर से अंदर जा रही है, तो क्या हो रही है, जब हार्ट मसल रिलैक्स कर रही है तब करंट और वेव जो है वो पेरिकार्डियम से लेके एंडोकार्डियम तक जा रही है। ठीक है, अगर अब हमें पता करना है कि ये जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही है बंडल ब्रांच में, तो आ गया क्यू वेव फॉर्म हो गया। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा आता है क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करता है, एंड टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कराता है। ठीक है, हो गया नॉर्मल। इसके बाद हमारा जानना है कि क्यूआरएस वेव का जो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, तो क्यूआरएस वेव का टाइम ड्यूरेशन होता है 0.08 से 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो क्यूआरएस वेव अगर हमें पता करना है तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 0.08 से लेके 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब तुम इसको मिली सेकेंड में कर सकते हो कि 80 से 100, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए 80 से 100 और 80 से 120, कभी नहीं 120 कभी नहीं होगा, तो तुम्हें क्या मार्क करके आना है, 0.08 से 0.10, ना कि 0.12। हाँ, तुमको लगता है क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राउंड फिगर करेंगे भी तो, बट यू आर रॉन्ग इफ यू आर मार्किंग 0.12। ठीक है, तो तुम्हें क्या मार्क करना है, 80 से 100 मिली सेकेंड, अदरवाइज 0.08 से 0.1 सेकेंड। तो इसके बाद हमारा आता है टी वेव। टी वेव का अब तुम बताओगे कि मैंने तो तुम्हें ड्यूरेशन नहीं बताया, क्योंकि टी वेव का ड्यूरेशन जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, टी वेव का बस हाइट जानने की जरूरत है। एंड टी वेव का हाइट तुम्हें क्या करना होगा, जो नॉर्मल है वो लिम्ब लीड में लेस देन जो 5, तो टी वेव है, टी वेव में लिम्ब लीड में लेस देन 5 mm होना चाहिए, एंड उसका जो हाइट है लेस देन 10 mm होना चाहिए जो चेस्ट लीड में। तो लिख लो लेस देन 5 mm लिम्ब लीड, लेस देन 10 mm चेस्ट लीड। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट ईयर से लेके हम पढ़ते हैं कॉलेज में जो जनरल नॉलेज है फॉर ईसीजी। ठीक है, तो इसके बाद हमें धीरे धीरे पता करना होगा कि ईसीजी का क्या एबनॉर्मलिटीज है, कौन कौन वेव इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हमारा एबनॉर्मलिटीज हो रही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट जो है हार्ट रेट कैलकुलेशन। ठीक है, तो हार्ट रेट कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, जो एक हमारा ईसीजी ड्रॉ करते हैं, पहले पी वेव हो गया, क्यू आर एस हो गया, टी वेव, तो फिर और एक ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर एस एंड टी, एंड याद रखना टी की हाइट पी से इंक्रीज ही रखना हर बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस एंड टी, अगेन पी क्यू आर एस एंड टी। तो हमारा जो आर आर इंटरवल है, इसके वजह से इससे हम क्या करते हैं, हार्ट रेट कैलकुलेट करता है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट कि अगर हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करना है तो हमें बिग बॉक्स मेजर करना है, क्योंकि इससे हमारा आसानी होगी। एंड ऑल जो डिजीजेस है उसके लिए हमें स्मॉल बॉक्स में काउंट करना है एवरी वेव का ड्यूरेशन, एंड उससे हमें एबनॉर्मलिटी को चूज करना है। अंडरस्टूड? तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हार्ट वेव अगर हम बिग बॉक्सेस ले तो 300 बाय जो है आर आर इंटरवल,
देखना है कहाँ पे, बिग बॉक्सेस में, यहाँ पर आपको लिखना है बिग बॉक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्मॉल बॉक्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, 1500 बाय आर इंटरवल। तो 1500 क्यों, क्योंकि इसी मैं हर बार मैं बताती हूँ कि एक जो बिग बॉक्स है उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस है, ठीक है। तो एक जो बॉक्स है उसका है 1 mm एंड जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है तो उसका हो गया 5 mm, है ना। तो हम जब बिग बॉक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो 300 बाई आर इंटरवल एंड देन अब हम जो स्मॉल बॉक्स के लिए कैलकुलेट कर रही है तो 300 इंटू 5 बाई आर इंटरवल, सो 1500 बाई आर इंटरवल, अंडरस्टूड। तो इसके बाद हमारा आता है जो है एब्नॉर्मलिटीज। तो एब्नॉर्मलिटीज के पहले और दो चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपके साथ, वो है क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तो क्यूटी इंटरवल विच इज मोस्ट फेवरेट ऑफ योर एग्जामिनर इन व्हाट एवर एग्जाम यू आर गोइंग फॉर, ठीक है। तो उसके लिए क्यूटी इंटरवल का आपको ड्यूरेशन जानना पड़ेगा विच इज 360 to 440 मिलीसेकेंड, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन एंड गिव अ स्टार मार्क इन फ्रंट ऑफ इट। उसके बाद जो हमारा आता है वो है एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या कहा होता है, ये है एस से लेके टी तक, ठीक है। एस से लेके टी तक, हमारा टी के एंड तक होता है हमारा एसटी सेगमेंट, है। तो अगर हम सेगमेंट की बात करें, एस के स्टार्टिंग से लेके टी के लास्ट तक वो है एसटी सेगमेंट। अगर हम इंटरवल की बात करें, लाइक हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि पी आर इंटरवल, जो पी के स्टार्टिंग से क्यू तक, मतलब जब इंटरवल तो मिडिल का होता है ना, एंड जब सेगमेंट बोलते हैं इसके स्टार्टिंग से टी के एंड तक होता है ये एसटी सेगमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज भी इंपॉर्टेंट है। एसटी सेगमेंट में वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रही है, इससे एब्नॉर्मलिटीज आता है। जैसे आप सब लोगों को भी पता है कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, तो वो मैं बाद में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मलिटीज। ये तो हो गया हमारा हार्ट रेट हो गया। तो हार्ट रेट में हमें क्या एबनॉर्मलिटीज है, जो है नॉर्मल हार्ट रेट हमारा होता है, जो हार्ट रेट ये है, ये हमारा नॉर्मल में आता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो ये जब 60 से डिक्रीज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्राडिकार्डिया, एंड जो हमारा ये 100 से इंक्रीज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या एब्नॉर्मलिटीज मिली, नॉर्मल हार्ट रेट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर ये हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो रही है, 100 से ज्यादा, तो टैकीकार्डिया बोल रहे हैं। अगर ये हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है लेस देन 60 तो हम इसे बोल रही है ब्राडिकार्डिया। सो दिस वाज द नॉर्मल वेव्स एंड द जनरल नॉलेज ऑफ ईसीजी। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गोना शेयर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ ईसीजी, लाइक एबनॉर्मलिटीज ऑफ पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूटी इंटरवल, पीयर इंटरवल, एसटी सेगमेंट एंड टी वेव की जो एबनॉर्मलिटीज है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका ये वीडियो कैसे लगा, बिकॉज आई एम जस्ट अ फ्रेशर टू टीच यू ऑल, एंड थैंक यू।